कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अधिक पैदावार के लिए खरीफ प्याज की रोपाई विधि। बोनसाई पौधे के तकनीक पर जानकारी। जिस तरह प्याज की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उसके कारण इसकी खेती मुनाफे की खेती बनती जा रही है, जिसके कारण अब किसान खरीफ मौसम में भी इसकी खेती करने लगे हैं, जिसका इस वक्त किसान रोपाई कार्य भी कर रहे हैं। अतः खरीफ प्याज की अच्छी उपज के लिए किस प्रकार रोपाई करें, आइए जानते हैं कि कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश सिंह से। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि खरीफ प्याज के उत्पादन का समय भी आ गया है और उत्तम तकनीक से आप लोग नर्सरी भी तैयार कर चुके होंगे। इसके लिए सबसे उत्तम ये है कि भूमि का चुनाव, ढालदार भूमि का चुनाव होना चाहिए। दूसरी बात है कि 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से। इसके बाद जो है मैं आपको बताऊं, अच्छा रोटावेटर चलाते हैं ताकि मिट्टी हमारी भुरभुरी हो जाए। इसमें मैं आपको बताऊं कि लगभग 2 से 3 टन गोबर की बढ़िया सड़ी हुई खाद अगर पड़े तो इसका उत्पादन अच्छा होगा। साथ में 40 किलो से लेके 50 किलो डीएपी के साथ सल्फर देना, मतलब सल्फर हमारे प्याज के लिए आवश्यक है। इसको 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से नितांत आवश्यक है, जिससे चरपराहट जो होती है प्याज में वो बढ़ती है, रख रखाव बढ़ता है और इसकी साइज भी बढ़ती है। किसान भाइयों, जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि बरसात के प्याज के प्रजाति के बारे में, जो हमारी एग्री फाउंड डार्क रेड प्रजाति है जो बरसात में लगाई जाती है। इसके बाद हम क्यारियां बना लेते हैं। क्यारियों की चौड़ाई करीब करीब जो है 2 मीटर 1.5 मीटर के करीब होनी चाहिए और लंबाई अपने हिसाब से होती है। जिसकी नर्सरी 40 से 45 दिन की हो, उसकी नर्सरी की ट्रांसप्लांटिंग अब खेत में की जा सकती है। मैं किसान भाइयों आप लोगों से ये भी चाहूंगा कि इस सस्य क्रिया को करते हुए आप एक बार और डंपिंग ऑफ वाली बीमारी की दवा जो हमने कार्बेंडाजिम 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से बताया था, इसका एक बार इसमें रोपाई करते हैं। रोपाई करने पे ये जरूर ध्यान हो कि हमारे पौधों से पौधों की दूरियां जरूर मेंटेन की जाएं, क्योंकि
अक्सर देखा जाता है पास पास लोग रोपाई कर देते हैं, जिससे कंद का विकास हमारे नहीं हो पाता। तो 10 से 15 मतलब पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर कम से कम और लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर कम से कम निर्धारित करके ही इसकी रोपाई करनी चाहिए, जिससे हमारे कंद का साइज बढ़ता है। किसान भाइयों, रोपाई के बाद किसान भाइयों प्याज की खेती के लिए, चूंकि हम बरसात में प्याज की खेती करते हैं, तो लगभग रोपाई के 40 दिन बाद और लगभग 75 से 80 दिन बाद एक जो है 2 निदाई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। कुछ खरपतवार होते हैं जिसको निदाई करके बाहर निकाल लेते हैं, जिससे हमारे उत्पादन पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, जैसा कि हमने ये बताया कि प्याज की खेती बारिश के महीने में होती है, इसमें मुख्य रूप से सिंचाई की आवश्यकता नहीं के बराबर होती है, परंतु किसी भी कारण से अगर अधिक जल भराव या अधिक पानी बरस जाता है तो भी हमको जल का पर्याप्त निकास होना चाहिए। जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं कि ढालदार खेत हो जिसमें हम प्याज की रोपाई करें तो किनारे से हमारा पानी निकल के बाहर चला जाए। दूसरा, अगर मान लीजिए 15 दिन 20 दिन का गैप भी होता है तब भी ये सहन कर लेती है, लेकिन जब हम सितंबर और अक्टूबर में जब बरसात हमारी नहीं होती है तो 2 पानी की जरूरत होती है। 15-15 दिन के अंतराल पे 2 पानी हम इसमें दे देते हैं, जिससे हमारा प्याज का उत्पादन बढ़ जाता है। करीब करीब मैं आपको बताऊं कि 30 से 35 दिन के बाद 25 किलो यूरिया 1 एकड़ में इसका टॉप ड्रेसिंग करते हैं। इसके बाद जब लगभग 60 से 75 दिन होता है तो एक स्प्रे NPK 18-18-18 का स्प्रे करते हैं, जिससे उसके पत्तियों से पोषक तत्व हमारे पौधों की गांठों तक पहुंचता है और इसके उत्पादन पे अधिक प्रभाव पड़ता है। मैं आप लोगों को इसके संदर्भ में ये भी बताना चाहता हूं कि खरीफ प्याज में अगर 1 एकड़ में आप अच्छी तरह से वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो करीब 100 से 150 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त होता है। तो उस समय इंतजार नहीं करना चाहिए, उसको खेत से तुरंत ही खोद के बेच देना चाहिए। अगर हमारे किसान भाई इस तरह की खेती करते हैं तो प्रति एकड़ करीब करीब 60 से 70 हजार रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज की जीवन शैली में शहरी लोग अपने मानसिक थकान को दूर करने और वातावरण को शुद्ध रखने के लिए अपने घर के आसपास और लॉन में हरे भरे पेड़ पौधे को लगाते हैं, जिसमें बोनसाई तकनीक के तहत बड़े पेड़ पौधे को छोटे आकार देकर छोटे जगह रख सकते हैं। अब आपके मन में ये जिज्ञासा हो रही होगी कि बोनसाई तकनीक है क्या, तो इसकी जानकारी देखिए इस विशेष प्रस्तुति में। बोनसाई यानी बौनी वृक्ष उगाने की कला। बोनसाई तकनीक में विशालकाय वृक्षों को बौन रूप में गमलों व प्यालियों आदि पात्रों में प्राकृतिक रूप से पनपाने की कला को बोनसाई कहते हैं। ये जापान की सर्वाधिक लोकप्रिय कला है जो अधिकांश परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही है। जापान से यह कला अन्य देशों में पहुंची और लोकप्रिय हुई। भारत में भी पिछले कुछ वर्षों से बोनसाई तैयार करने की कला खूब बढ़ी है। यही कारण है कि आज अपने देश में बोनसाई एक लघु व्यवसाय के रूप में उभर रहा है, क्योंकि अच्छी तैयार की गई बोनसाई को प्राकृतिक प्रेमी मुंह मांगी कीमत चुकाने को तैयार रहते हैं। यदि इसके उगाने के कुछ तकनीकी पहलुओं को जान लिया जाए तो इस व्यवसाय से अच्छी कमाई की जा सकती है। उचित वृक्ष के बीज बोकर या जो वृक्ष कलम से लगाए जा सकते हैं उनकी कलम रोपकर नए वृक्ष पौध प्राप्त किए जा सकते हैं तथा कम आयु और छोटे आकार की पौध सीधे नर्सरी से प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रत्येक तैयार पौध को छोटे आकार के ऐसे डिब्बों में प्रतिरोपित किया जाता है जिसके किनारों और तली में उचित आकार के छेद बने हों। इन डिब्बों में हल्का मृदा मिश्रण भरा जाता है। इन डिब्बों में नियमित रूप से उचित पोषक तत्व व पानी दिए जाते हैं। 2 वर्ष तक डिब्बों के छिद्रों से बाहर निकलने वाली हर जड़ को काट दिया जाता है ताकि वृक्ष की बढ़वार सीमित रहे। रोपण के दूसरे वर्ष के दौरान डिब्बों में लगे वृक्ष की टहनियों को नोचकर तथा तनी को साधकर वृक्ष को उचित आकार प्रदान किया जाता है। साधने का कार्य लोहे के तारों, छड़ों या लकड़ी के डंडों की सहायता से किया जाता है।
तनों को मोड़कर, घुमाव देकर या सीधा बढ़ाकर बोनसाई वृक्ष को कोई अनूठा या फिर प्राकृतिक स्वरूप प्रदान किया जाता है। बोनसाई के लिए उपयुक्त कुछ पेड़ पौधे: सदाबहार पौधे जैसे चीड़, जूनिपर, बुरांस, अरुकेरिया, बॉटल ब्रश। पर्णपाती पौधे: पीपल, बांस, मेपल, होली, क्रेस, सेब, मेडन हेयर। फल वृक्ष: आम, अमरूद, इमली, नींबू, प्लम, अनार, संतरा, बेर, आंवला। झाड़ियां: गार्डिनिया प्राइड ऑफ इंडिया, शीतकालीन चमेली, बरबेरी। लाइकलक: बोनसाई तैयार करने के लिए बड़े पत्ती वाले पौधे उपयुक्त नहीं होते। पात्रों का चयन: बोनसाई तैयार करने के लिए विभिन्न आकार एवं आकृतियों वाले पात्रों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए 15 सेंटीमीटर ऊंचे गमलों, 7 सेंटीमीटर गहराई वाली तश्तरियों, प्यालियों एवं लकड़ी के बने रंगीन डिब्बों का प्रयोग किया जा सकता है। सभी प्रकार के पात्रों में जल निकालने के लिए तली में 1 या 2 छिद्र अवश्य होने चाहिए। धातु, सीमेंट या चाइना क्ले आदि से बने पात्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पात्र धूप में शीघ्र ही गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है। मिट्टी और खाद: बोनसाई वृक्षों को लगाने के लिए पोषक पदार्थों से भरपूर मिट्टी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके लिए सदैव कम उर्वरता वाली मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए खाद तैयार करते समय 1 भाग गोबर की सड़ी खाद, 1 भाग पत्ती की पुरानी खाद, 1 भाग मोटी आकार वाली बालू व शेष मिट्टी मिलानी चाहिए। इसमें प्रति पौधे की दर से 1 चम्मच हड्डी का चूर्ण और नीम की खल्ली भी मिलानी चाहिए। पौधे कैसे लगाएं? बोनसाई वृक्षों को लगाने के लिए पौधों को नर्सरी से खरीदा जा सकता है। ऐसे पौधों का चुनाव करना चाहिए जो बहुत कम मिट्टी में छोटे छोटे पात्रों में काफी लंबे अरसे से लगे हों। पौधों को रोपने का सबसे उपयुक्त समय बरसात या फरवरी-मार्च का होता है। पौधों को भूमि से अलग करते समय व गमलों में स्थानांतरित करते समय यदि अनावश्यक मिट्टी और जड़ें लगी हों तो अलग कर देना चाहिए। ध्यान रखें कि पौधों की प्रमुख मूसला जड़ को नहीं काटना चाहिए। शुरू में इन पौधों वाले पात्रों को 3-4 दिन तक छायादार स्थान पर रखें। बाद में ऐसे स्थान पर रखें जहां सुबह की धूप 3-4 घंटे तक आती हो। बोनसाई के पात्रों को मिट्टी पर न रखकर पक्के फर्श पर रखना चाहिए। सिंचाई: बोनसाई पौधों को हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। सिंचाई नियमित रूप से करनी चाहिए। गर्मी अधिक होने पर सुबह शाम पानी दें व पत्तों पर छिड़काव करें। देखरेख: बोनसाई वृक्ष पात्र में लगाने के बाद जब अच्छी तरह स्थिर हो जाएं, तब तांबे के तारों के सहारे इसकी सधाई करके इनकी मनचाही आकृति प्रदान की जा सकती है। अच्छी आकृति देने के लिए शाखाओं तथा कोपलों को काटकर अलग कर देना चाहिए। बोनसाई वृक्षों की पात्रों की मिट्टी में जब पोषक पदार्थों की कमी होने लगे तो इन वृक्षों को दूसरे पात्रों में बदलना चाहिए। आमतौर पर प्रत्येक तीसरे वर्ष पात्रों को बदलने की आवश्यकता होती है। पात्रों को बदलते समय एक बार फिर अनावश्यक जड़ें पौधे से काट देना चाहिए। वृक्षों में फफूंद रोग हो जाने पर फफूंदनाशक दवा का प्रयोग करना चाहिए। बोनसाई के लिए 3 मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए। वृक्ष का ऊपर वाला अग्रभाग इस प्रकार का हो कि वृक्ष के विस्तार का अंतिम छोर लगे। जड़ के समीप का तना अधिक आयु का लगे। वृक्ष की टहनियां स्वस्थ एवं कलात्मक आकृति में फैली हो और इस प्रकार बोनसाई पौधे उगाकर आप अपने घर की शोभा और सुंदरता बढ़ाने के साथ साथ अपने घर के आसपास के वातावरण को साफ एवं सुंदर बना सकते हैं और बोनसाई से एक लघु व्यवसाय के रूप में आप अच्छी आय भी कमा सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के
अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर HS कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में इस सप्ताह के आगे आने वाले 4 से 5 दिनों में इन क्षेत्रों में घने बादल छाए रहने, दिन एवं रात्रि के तापमान कम बने रहने के कारण दिन का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तथा रात्रि का न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहने, सुबह के समय वायुमंडलीय हवा में नमी की मात्रा 84 से 92% के मध्य एवं दोपहर बाद हवा में नमी की मात्रा 62 से 74% के मध्य रहने, मध्यम गति की हवा 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से अधिकतर पूर्व उत्तर पूर्व दिशा से बहने तथा कुल मिलाकर इस सप्ताह के आगे 22 से 26 जुलाई के मध्य दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा इन क्षेत्रों में मध्यम अर्थात कुल 40 मिलीमीटर और बारिश होने की संभावना है। ऐसे अनुमानित मौसम में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इन क्षेत्रों के कृषक भाइयों को अपने खेतों में खड़ी इस मौसम की विभिन्न फसलों, फलदार वृक्षों, सब्जियों एवं अपने पालतू पशुओं में कुछ कार्यक्रमों को अपनाने की सलाह दी जाती है, जो इस प्रकार है। इस सप्ताह संभावित वर्षा के मद्देनजर किसान भाई धान की शेष बची रोपाई के कार्य में तेजी लाएं तथा धान की किसी भी अवस्था की फसल में इस सप्ताह सिंचाई न करें। धान की रोपी गई जो फसल 25 से 30 दिनों की हो गई है वह इस समय कल्ले बनने की अवस्था में है, अतः इस अवस्था की फसल में पहले खुरपी की सहायता से खरपतवार निकालकर खेत से बाहर कर दें। फिर बारिश बंद होने पर 25 किलोग्राम यूरिया का प्रति एकड़ की दर से खेत में बुरकाव करें। लेकिन जिन क्षेत्रों में कम बारिश हो वहां खेत में पानी सूखने के 3 दिन बाद लगभग 3 इंच पानी सिंचाई के रूप में खेत में भरकर खेत की मिट्टी को नम बनाए रखें। किसी भी हालत में जमीन में दरार न पड़ने दें, अन्यथा पानी का ह्रास होगा। इसके अलावा खेत में घूमकर खाली रह गए स्थानों में पुनः रोपाई करें, जिससे प्रति वर्ग मीटर पौधों की संख्या 45 से 50 की जा सके। धान की पहले रोपी गई फसल की पत्तियां यदि पीली एवं बादामी रंग लिए हुए दिखाई दे रही हो तथा पौधों की बढ़वार सही तरीके से न हो पा रही हो, तब समझ लें कि फसल खैरा रोग से प्रभावित हो गई है। ऐसी दशा में फसल की सही वृद्धि हेतु सलाह दी जाती है कि किसान भाई 5 ग्राम जिंक सल्फेट एवं 20 ग्राम यूरिया का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पहला छिड़काव मौसम साफ होते ही दिन के समय करें तथा दूसरा छिड़काव इसके 10 दिन के बाद करें। किसान भाई इस घोल का अम्लीय प्रभाव दूर करने के लिए 2.5 ग्राम बुझा हुआ चूना भी प्रति लीटर पानी में मिलाएं ताकि पत्तियां झुलसने न पाएं। आम के बागों में फलत लगभग समाप्त हो चुकी है, अतः किसान भाई कमजोर एवं अवांछित शाखाओं की कटाई छटाई करें। कटाई छटाई के बाद निकली नई शाखाओं की कोपलों पर ऐसे मौसम में एंथ्रेक्नोज रोग लग सकता है, अतः इस रोग से बचाव हेतु बारिश बंद होते ही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 2 ग्राम मात्रा तथा 10 ग्राम यूरिया का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पेड़ों के ऊपर समान रूप से छिड़काव करें। नए बाग लगाने का कार्य इस सप्ताह भी जारी रखें। जिन खेतों में पानी न ठहरता हो उनमें किसान भाई खेतों की मेड़ों पर मूली की अगेती फसल प्राप्त करने हेतु पूसा चेतकी अथवा गजनी बहादुर किस्म की 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बीजों की बुआई करें। साथ ही पालक की अगेती फसल लेने हेतु आल ग्रीन या पूसा ज्योति में से किसी किस्म की बुआई करें। वर्षा ऋतु में गाय एवं भैंस अधिक संख्या में ब्यात करती हैं, अतः ब्यात करने वाले पशुओं को अतिरिक्त एवं विशेष ध्यान रखें। ऐसे पशु के ब्याने से पूर्व चूल्हे के दोनों तरफ गड्ढे नजर आने लगते हैं तथा थनों एवं आयन में दूध भरा दिखाई देने लगता है। पशुपालक भाई पशु के ब्यात करते समय यदि कोई परेशानी महसूस कर रहे हों तब स्थानीय पशु चिकित्सक की सलाह लें। जेर अर्थात प्लासेंटा ब्याने के 8 घंटे के अंदर बाहर निकल जाता है। यदि इससे अधिक समय लगता दिखाई दे तब यूटरोटोन दवा की 100 मिलीलीटर मात्रा एक बार पिला दें तथा यदि आवश्यक हो तब 8 से 10 घंटे बाद दोबारा पिलाएं। ब्याने के तुरंत बाद बिना जेर गिरने का इंतजार किए नवजात बछड़ों को एक दिन में उनके वजन के 10वें भाग के बराबर खीस पिलाएं। ऐसा करने से बछिया एवं बछड़ों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता में बढ़ोतरी हो जाती है।
अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है मलप बलिया के अशोक राजभर ने। आपने मछलियों के बीज उत्पादन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मत्स्य पालकों के लिए बीज उत्पादन का काम एक बहुत अच्छा व्यवसाय है मछली पालन के क्षेत्र में। तो मत्स्य बीज उत्पादन के लिए मुख्य रूप से कार्प मछलियाँ जो हमारे मीठे जल में पाली जाती हैं, उनके लिए सर्कुलर हैचरी बहुत ही अच्छी हैचरी मानी जाती है, जिसमें कि सर्कुलर टैंक्स होते हैं और उसमें ऐसी व्यवस्था होती है कि पानी का सर्कुलेशन होता रहे, हमेशा पानी घूमता रहे, जिससे कि जो अंडे उसमें संचय किए जाते हैं वो लगातार घूमते रहें और स्थिर ना हो, बैठे नहीं तो ख़राब हो जाते हैं। साथ साथ इसमें कुछ तालाबों की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, जिसमें कि प्रजनकों को रखना पड़ता है और उनका रख रखाव ठीक ढंग से करना पड़ता है, तथा यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि हैचरी में लगातार जब बीज उत्पादन का काम हो तो उसमें लगातार पानी की व्यवस्था हो और पानी ऑक्सीजनेटेड हो। हैचिंग टैंक का आकार 3.6 मीटर व्यास वाला करना पड़ेगा और उसकी ऊंचाई लगभग 1.5 मीटर के करीब होती है, ताकि उसमें 1 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा जा सके। हैचिंग टैंक में 2 टैंक होते हैं, एक बाहर की तरफ होता है, एक अंदर की तरफ होता है। तो अंदर की तरफ जो टैंक होता है उसके बीच में एक पाइप लगा हुआ रहता है जो कि उसके पानी के लेवल को बराबर रखता है और साथ ही उसमें से जो पानी आता रहता है हैचिंग टैंक में, वो गंदा पानी उस वाले पाइप से निकलता रहता है। तो अंदर वाले जो आंतरिक टैंक होता है वो चारों तरफ से जाली से ढका रहता है, जिससे कि पानी छनकर उसे बाहर जाए। तो हैचिंग टैंक और उसके बाद में कंडीशनिंग टैंक, एक छोटा सा टैंक बनाया जाता है जिसकी लंबाई लगभग 2 मीटर होती है, चौड़ाई लगभग 1 मीटर तथा गहराई भी लगभग 1 या 1.2 मीटर के करीब रखी जाती है। इस टैंक में ब्रीडिंग से पहले मछलियों की कंडीशनिंग की जाती है, उनको सवेरे पकड़ लिया जाता है और दिन भर वहाँ पे उनको एक्लिमेटाइज किया जाता है ताकि इस वातावरण में रहने के उपयुक्त हो जाएं तथा जो भी उन्होंने खाद्य पदार्थ खाए हुए हैं उनका ठीक से पाचन हो जाए और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाए। फिर शाम के समय उन मछलियों का, प्रजनक मछलियों को हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसमें कि सिंथेटिक हार्मोन आजकल बाज़ार में मिलते हैं, जैसे ओवा प्रीम, OAFH, ओवा टाइट। तो मत्स्य बीज उत्पादन के लिए सबसे पहले आपको प्रजनक तालाबों से प्रजनकों का चयन करना पड़ता है, जो कि सवेरे के समय किया जाता है। प्रजनकों का चयन करके नर और मादा मछलियों को इंजेक्शन लगाया जाता है। ये मादा मछलियों को नर की तुलना में लगभग 2 गुना हार्मोन का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे यदि एक मादा 1 किलोग्राम की है तो उसे 0.4 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम के हिसाब से ओवा प्रीम या OAFH का प्रयोग करना पड़ेगा। इसी तरह से नर मछलियों को 0.2 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम के दर से ओवा प्रीम या OAFH नामक हार्मोन का प्रयोग करना पड़ता है। इन हार्मोन्स को मछलियों के गोनोपोर के पास, जहाँ पे डार्सल फिन होता है, उसी के आसपास इंजेक्शन दे दिया जाता है। इंजेक्शन देने के बाद इन मछलियों को ब्रीडिंग पूल, जिसे कि प्रजनक पूल कहते हैं, उसमें रख दिया जाता है। उसमें कृत्रिम बरसात की व्यवस्था रहती है तथा पानी घूमने की भी व्यवस्था होती है, उसमें ऊपर से पानी गिरता रहता है। ये वातावरण मछलियों के प्रजनन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। यदि बरसात जैसे कंडीशन नहीं बनाई जाएगी या नदी के फ्लो जैसे कंडीशन नहीं बनाएगी तो मछलियाँ ठीक से अंडे नहीं दे पाएंगी। इन व्यवस्थाओं में मछलियाँ रात के समय 3-4 बजे के आसपास अपने अंडे देना शुरू कर देती हैं तथा नर अपने स्पर्म देना शुरू कर देते हैं। और मछलियों के अंडे में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बाह्य निषेचन होता है। निषेचित अंडों को जल्दी ही हैचिंग टैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहाँ पे उनका हैचिंग होती है। और
इन सब कार्यों के लिए लगातार पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होती है। जब निषेचित अंडों को हैचिंग टैंक में ट्रांसफ़र किया जाता है, अंडे भी धीरे धीरे घूमते रहते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं, और यह एक इसलिए किया जाता है कि ताकि अंडे लगातार घूमते रहें और धीरे धीरे उसमें जो जाइगोट है वो उसके एग सेल के किनारे आए और उनका हैचिंग हो जाए। तो इस कार्य में लगभग 16 से 20 घंटे लग जाते हैं। तो लगभग 20 घंटों के बाद इनकी हैचिंग हो जाती है, फिर हैचलिंग प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिन्हें लार्वी कहते हैं। इन लार्वी को वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, तो उनको लगभग 3 दिनों तक इसी हैचिंग टैंक में रखा जाता है। 3 दिनों के बाद ये मजबूत हो जाते हैं तथा नर्सरी तालाब जो कि मिट्टी के बने होते हैं और बाल्टी में ले जा कर के नर्सरी तालाबों में, जो कि पहले से ही तालाब तैयार हों। नर्सरी तालाब में इनकी संचय दर 50 से 60 लाख प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए तथा यहाँ इन्हें 20 दिनों तक संचित रखते हैं। ये जीरा अवस्था कहलाता। वहाँ पे उन्हें लगभग 20 से 25 दिन लगते हैं फ्राई अवस्था तक पहुँचने में। उनको थोड़ा बहुत बाहर से कृत्रिम आहार भी देने की ज़रूरत होती है और उसके बाद में 20-25 दिनों के बाद वो मत्स्य पालकों को देने लायक हो जाते हैं। बीज उत्पादन का कार्य यदि सही ढंग से किया जाए और उसमें 2 हैचिंग टैंक रहते हैं, उसे इस हैचरी को लगाने में लगभग 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो किसान एक सीजन में लगभग 1 से 1.5 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन कर सकता है और लगभग 5 से 10 लाख रुपए का मत्स्य बीज का उत्पादन कर लेगा। यह स्ट्रक्चर, यह संरचना काफ़ी समय के लिए बन जाती है। 20 से 25 साल तो हैचरी की लाइफ रहती ही है। तो धीरे धीरे उसे जो फिक्स्ड कॉस्ट में पैसा लगा हुआ है तो साल प्रति साल आता रहेगा, लेकिन अगले साल 2 साल 3 साल में उसे सारा पैसा वापस आ जाएगा और फिर उसको नेट आमदनी होने लगेगी। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatta.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800108459 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कम लागत में बैकयार्ड मुर्गी पालन एक लाभकारी व्यवसाय। मूंगफली की फसल को कैसे रखें सुरक्षित कीटों और रोगों से। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।